रेडी। रोल। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद उसके अलावा भी दूसरे राज्यों पे उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा था अभी बिहार को लेकर, बिहार इलेक्शन पे सबसे ज़्यादा निगाह पूरे हिंदुस्तान की टिकी हुई थी और एक ऐसा माहौल वहाँ पे खड़ा हुआ था, ऐसा अखाड़ा वहाँ पे बन चुका था, ऐसी पहलवानीगिरी वहाँ चल रही थी जिसका नतीजा आज आने था। और उस नतीजे को लेकर सुबह 9 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फटाके फोड़ते रहे, खुशियां मनाते रहे, लेकिन उसका जवाब कुछ उलट के आया। जो गठबंधन और कांग्रेस साथ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी से आज मेरे साथ पूर्व राज्य मंत्री नागपुर सतीश डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी मौजूद है। सतीश जी, जिस तरीके से एक परिणाम आया, सुबह तक तो बहुत फटाके फूटे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या भारतीय जनता पार्टी हकीकत में जिस तरीके से आगे चल रही थी उसको देखते हुए कि आज सरकार जिस अभी जो चल रही है केंद्र में और राज्यों पे, क्या वहीं तक सीमित रहेगी या बिहार इलेक्शन जिस तरीके से निपटे हैं उसका क्या संदेश देता है? देखिए, दिल्ली राजधानी का चुनाव था। दिल्ली की विधानसभा के जो चुनाव हुए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दिल्ली में 1,05,000 मतदाताओं में करीब 40 लाख वोटर ये सरकारी कर्मचारी हैं, तो केंद्र सरकार के, एयरफोर्स के, नेवी के, रेलवे के, और वो एक ट्रेंड सेटिंग थी, क्योंकि दिल्ली का राजधानी का बहुत जागरूक वोटर होता है। और जिस तरीके से मोदी जी ने केजरीवाल के गोत्र के ऊपर कि इसका उपद्रवी गोत्र है, ये स्टेटमेंट दिया था, अमित शाह के स्टेटमेंट्स आए थे, बहुत अहंकार भरी भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने वहाँ दिल्ली में बोली थी। और मुझे नहीं लगता आज तक कभी ऐसा चुनाव हुआ होगा कि 70 में 67 सीट्स, ये जो है लोकसभा पूरी स्वीप करने के बाद और खाली एक 6-8 महीने के अंदर वहाँ पर पूरा स्वीप हो जाए दिल्ली जैसी राजधानी में। दिल्ली कोई प्रदेश नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, जब मोदी जी बैठते हैं उनका पूरी कैबिनेट बैठती, पूरे एमपीज बैठते हैं, तो दिल्ली एक इंडिकेशन थी। लेकिन बीजेपी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली के चुनावों से लेसन शिक्षा लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि दिल्ली में जो भी कुछ हो गया है वो उसको हम रिपेयर कर लेंगे, उसके रिपरकशंस देश में नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर बिहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के कई बेल्ट्स ऐसे हैं जो बिहार के लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए रहते हैं। तो वो एक मैसेज दिल्ली का बिहारियों के माध्यम से बिहार में ऑलरेडी गया था। नीतीश कुमार जी केजरीवाल के फेवर में आए थे, फिर केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में उसको मदद करने का उसने फिर लोगों से आह्वान किया। तो बिहार का रिजल्ट जो था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों मिला के करीब 150 लोकसभा की सीट होती है, और कोई भी पार्टी खास करके जो जिसका दक्षिण भारत में बेस नहीं है, तो उत्तर भारत के ये 2 राज्यों के भरोसे ही केंद्र की सरकार कोई भी व्यक्ति चला सकता है, ये उसकी की है। तो इसलिए बिहार के बाद अभी यूपी के चुनाव है, तो बिहार में जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या से लोकसभा में जाते हैं और बिहार और यूपी दोनों मिले हुए राज्य हैं, तो बिहार का चुनाव जो था ये पूरे देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। और सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण वहाँ देखा जाए तो जो अशब्द मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, या दीगर सारी पार्टी पूरा अखाड़ा बन चुका था, ऐसा नहीं लगता आपको उत्तर प्रदेश में भी अभी इलेक्शन में इससे डबल कोई? देखिए, वहाँ दिल्ली में इन्होंने कहा कि उसका उपद्रवी गोत्र है केजरीवाल का, नीतीश कुमार का कहा कि इसका डीएनए टेस्ट करो। अब कोई मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार पर 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, उसके ऊपर कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं, उसका कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं। ऐसे आप व्यक्ति के ऊपर में जब उसका डीएनए टेस्ट की बात करते हैं तो जनता उसको स्वीकारती नहीं। फिर आपने बोल दिया अमित शाह ने कि पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे अगर ये लोग जीत गए, जैसे ये लोग देशद्रोही लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान इनको मदद कर रहा है, और बिहार में जो लोग जिताएंगे सब पाकिस्तानी हैं। गिरिराज सिंह ने बीच में बोला था कि जो मोदी का विरोध करेगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे, तो हर एक को पाकिस्तानी बोलना। शाहरुख खान ने कुछ बोला अगर फ्रीडम के लिए तो बोलना शाहरुख पाकिस्तानी, तो ये जो पाकिस्तान चले जाओ, तो ये जो इतना देश को अपनी जागीर समझ के आप दूसरे धर्म के लोगों के प्रति, जो इस भारत माता के बेटे हैं, एक तरफ आप बोलते हो भारत माता की जय, और जो भारत माता का हर नागरिक जो यहाँ देश में पैदा हुआ वो भारत माता का बेटा है, आपका सगा भाई है, आप उसके साथ में गलत भाषा यूज कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने मुलायम सिंह को लाया, वहाँ ओवैसी को लाया, वहाँ वो पप्पू यादव को लाया, सब प्रयोग उन्होंने किए और सब प्रयोग मांझी का उपयोग करने का पूरी कोशिश की।
दलित वोट्स में बहुत गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की, सब हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज जो रिजल्ट्स वहाँ पे जो बिहार की जनता ने जो दिए हैं, मुझे लगता है इससे सबसे बड़ा प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ हैं, लाल किले से बोलते महंगाई बढ़ी नहीं, और लोग जो तुअर दाल है, दाल 200 रुपये किलो, दाल 200 रुपये किलो भी बिक रही है। आपने 4 डिसीजन परसों लिए रिजल्ट आने के पहले, जैसे ही चुनाव खत्म हो 4 निर्णय हुए। आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, आपने स्वच्छता के नाम से लोगों का सर्विस टैक्स 14% कर दिया, आपने रेलवे टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस एकदम डबल कर दिए, आपने डीजल के ऊपर में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 4 निर्णय जो उनके हुए हैं, डीजल पेट्रोल का, रेलवे कैंसिलेशन का, अपने ये सर्विस टैक्स का, और एक डिसीजन हुआ। तो ये डिसीजंस पूरे जनता विरोधी हैं। आप इस तरीके से टैक्स यहाँ पर किसानों के नाम से आपने 2% पहले पेट्रोल डीजल पे महाराष्ट्र में बढ़ा दिया। तुअर दाल जो आप 150 रुपये की बेचने की दावा कर रहे हैं, वो दाल लोग खा नहीं सकते, दाल में मिलावट है। तो ये सब चीज़ें जो लोगों के वहाँ ख्याल में आई, बिहार के लोगों के, तो एक तो मोदी का अहंकार इससे टूटेगा। उसकी नीतियाँ आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे, अभी आप भागवत जी बोल रहे हैं कि आरक्षण का रिव्यू करो। भागवत दूसरी बात बोल रहा है कि आपकी पॉपुलेशन का पॉलिसी रिव्यू करो, मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आरक्षण जो है उसके ऊपर में फिर से विचार करने की जरूरत है। मतलब आरक्षण के विरोध में जो है आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, जातिगत आरक्षण नहीं हो। भागवत ने खुलेआम टिप्पणी की, मुसलमानों के पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी 3 दिन पहले फिर टिप्पणी की। और भागवत जो है वो बीजेपी के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। मोदी जी और ये सब आरएसएस से प्रेरणा लेके काम करते हैं, इसलिए भागवत का बयान हल्के में नहीं ले सकते। कल अगर सोनिया गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता है या मनमोहन सिंह जी की चेयरमैन है और सोनिया गांधी कल कोई बात बोलती है तो वो पूरी पार्टी पे लागू होती है। आज आरएसएस चीफ इनका रिव्यू लिया उन्होंने, आरएसएस ने पूरी मिनिस्ट्री का, ये सब मिनिस्टर लाइन लगा के अपना सब रिपोर्ट देने गए, कार्ड इन्होंने ट्रैक रिपोर्ट बताई। और वो आरएसएस जब आरक्षण के खिलाफ बोल रही है और तुम वहां पर जाके बोलते हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, आप भागवत के बयान की निंदा क्यों नहीं कर रहे? आप बोलो कि भागवत का बयान जो है, और भागवत जी के जो स्टेटस है, जो वो पार्टी के चीफ है, तो उनके बयान को वो लोग जो है वो सच्चा बयान वो ही मान रहे हैं। इनके दिल में ये भी है ना, जो दूसरे के बयानों को बढ़ावा दे उनके बयान की क्या निंदा की जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और पीएम मोदी की तरफ तो ठीकरा नहीं फूट रही शहर बाहर का। शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना से सांसद कहलाते हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी लगाई जा रही है कि उनके ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा, क्या ये सही है? शत्रुघ्न सिन्हा ने ही नॉर्थ बेल्ट में बीजेपी जब 2 के ऊपर थी 80 के बाद में, 2 सीट थी खाली बीजेपी की लोकसभा में, उसकी जो भी संख्या बढ़ी बाद में, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी कंट्रीब्यूशन। भले हम लोग विरोधी पार्टियों में हैं, पर हम लोग देखते थे कि एक सेलिब्रिटी करके वो पूरी नॉर्थ इंडिया घूमता था। बीजेपी ने उसका बहुत यूज़ किया, नागपुर में कई बार आया, उसकी बड़ी मीटिंग्स होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा का एक यंग जनरेशन में लोगों में क्रेज था, एक अच्छा आर्टिस्ट करके उसकी प्रतिष्ठा है। शत्रुघ्न सिन्हा का आपने पूरा यूज़ कर लिया है। अब शत्रुघ्न सिन्हा को आप बिहार के चुनाव प्रचार में घुमा भी नहीं रहे, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसको अमित शाह जो है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसको प्रचारक भी नहीं बनाया जा रहा, तो उसका अपमान कर रहे हैं। तो उसका भी प्रतिक्रिया बिहार में हुई कि जो एक बिहारी बाबू हमारा जो पूरी पार्टी का बीजेपी का प्रचार करता था, आज उसको इन्होंने बाजू में फेंक दिया है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भाजपा जो चलाने का तरीका है, पार्टी सरकार, उसके ऊपर भी ये रिफ्लेक्शन है, ये मैंडेट। तो आपको ये नहीं लगता है बिहार कैंपेन के दौरान पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो पब्लिक मीटिंग्स अटेंड की, तो ये सब सारे सामने रिजल्ट देखते हुए राहुल जी को आज की डेट में क्या अध्यक्ष बनाने की नौबत नहीं आती? नहीं, देखिए सोनिया जी भी पहले मीटिंग में सोनिया जी गई, फिर राहुल जी गए। बेसिक ऐसा है कि कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी थी, हमारी वहाँ कोई ज़्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन हम लोगों की एक पॉलिसी थी कि सेक्युलर फोर्सेज एक साथ में लड़े और यह किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी का रथ रोका जाए। कांग्रेस का बड़ा सीधा सीधा एक जो कि वो रोकने में कामयाब रही, जो रोकने में कामयाब। कांग्रेस की 4 या 5 सीटें थी पिछली विधानसभा में, आज कांग्रेस जो है 40 सीट पर लड़ी है और मेरे ख्याल से कुछ 15 सीट अभी तक वो आ चुकी है, 15 सीट तक पहुंच गई है। तो ये जो कांग्रेस की जो स्कोर है, इससे लोगों का समझ में आता है कि कांग्रेस के प्रति क्या लोगों की भावना है। और कांग्रेस का नीति शुरू से जो रही है कि सांप्रदायिक शक्तियों को, कांग्रेस कमजोर होने के बाद इनकी ताकतें बढ़ी हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने वहाँ पर एक पीछे की भूमिका लेके नीतीश कुमार की जो इमेज थी, नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम था, नीतीश कुमार को सामने करके मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया।
और यहाँ तो नरेंद्र मोदी खुद ही मुख्यमंत्री थे, खुद ही प्रधानमंत्री थे, खुद ही प्रचारक थे, खुद ही सेकेंडर थे, दूसरी कोई पार्टी के लोगों को बोलने नहीं देते थे। तो ये जो एक तानाशाही तरीके से केंद्रीकरण करके जो नरेंद्र मोदी ने की जो वर्किंग थी, उसको भी पब्लिक ने दिल्ली में रिजेक्ट किया, अब बिहार में रिजेक्ट किया। आप नागपुर महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लगता है महाराष्ट्र के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस ने एक कब्जा जमा कर बैठा हुआ था, आने वाले समय पे कांग्रेस फिर से आएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी के अगर ऐसी हालात चलते रहे, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी क्या चलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र में काफ़ी सालों तक कांग्रेस की ही सरकार रही और बीच का वो पीरियड छोड़ दिया 77 से 80 वाला, तो कांग्रेस की सरकार, उसमें भी शरद पवार मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस से गए थे, तो कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 65 साल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में उनको मौका मिला, पर उस मौके का फायदा मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक को मिल रहा है। आप 65 साल में पहली बार जनता ने नाथूराम गोडसे, आरएसएस, आपकी सब यहाँ का जो विचार है आपका मनुवादी, इस सब बातों को छोड़ के आपको लोगों ने लाया कि भाई एक बार इनको देखें। तो लाने के बाद में पिछले साल भर में जो यहाँ वर्किंग हो रही है महाराष्ट्र में इस गवर्नमेंट की, तो उसमें कोई भी डिसीजन सामने नहीं आ रहा। अभी आप देखिए, लातूर को विलास देशमुख ने बदल दिया, नांदेड़ को अशोक चौहान, शंकरराव चौहान साहब ने बदला है, बारामती को शरद पवार साहब ने बदला। नागपुर का जब मुख्यमंत्री जाता है तो नागपुर के लोगों की अपेक्षा होती है, शहर के लोगों की, कि हमारा पहली बार 65 साल में चीफ मिनिस्टर बना, भाई ये शहर बदलेगा, बदलना चाहिए। लेकिन आज हालात देखा जाए तो चारों तरफ के हालात आज भी वही है जो इलेक्शन के वही है। अभी कोई भी पॉलिसी अभी डिक्लेयर करना उनके हाथ में है, करना भी चाहिए, लेकिन लोगों को कौन सा काम शुरू हो गया, भाई इतने तो लोग पागल नहीं हैं। अब मेट्रो का बजट ही में पैसे नहीं है, मेट्रो के आज तक टेंडर नहीं हुए हैं, मेट्रो का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हुआ है। फ्रांस का कहना है जो मैं 3000 करोड़ देने वाला हूँ वो देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने वाला हूँ, मैं मेट्रो को और नागपुर को नहीं पहचानता, वो भी अभी तक कमिटमेंट नहीं है। बिना बजट के, बिना टेंडर के कोई योजना पूरी होती है तो मैं खाली भाजपा के कार्यकाल में देख रहा। मेरा इतना 10-15 साल का मिनिस्ट्री का अनुभव है, 25 साल का विधानसभा का अनुभव है, मैंने बिना बजट के और बिना किसी वर्क ऑर्डर के कोई उद्घाटन करे किसी योजना का, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं हिंदुस्तान में। और जो नागपुर में आके तो नागपुर मेट्रो का उद्घाटन किया उन्होंने और आज तक उसके टेंडर नहीं है, 1-1.5 साल होने को आ रहा है। आपके उसके टेंडर के बिना कैसे मेट्रो का काम हो गया ये मुझे आज तक नहीं समझा है। वो बतावे टेंडर कब निकले, किसने लिए टेंडर, कौन आदमी काम कर रहा है, अभी तक उसका डीपीआर नहीं बना है। पहले एस्टिमेट्स बनेंगे, डीपीआर बनेगा। इसके जवाब के लिए आपने लेटर वगैरह लिखे, पर गडकरी का उनका वो सॉइल टेस्ट जो कर रहा है वो मीडिया के कुछ भाई लोगों को ये करके कि भाई चलो मेट्रो शुरू हो गई। अरे सॉइल टेस्ट मेट्रो का काम नहीं है। मेट्रो योजना 18,000 करोड़ की, 9,000 करोड़ का पहला फेज भी अगर आपको करना है तो 9,000 करोड़ के लिए 50% पैसा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 4,500 करोड़ में 3,000 करोड़ फ्रांस भी दे देगा तो 6,000 करोड़ कौन देगा? और 9,000 करोड़ के टेंडर कहाँ से आएंगे? और 9,000 करोड़ के टेंडर कब किया आपने? तो ये कुछ भी नहीं है। कोई वो पारडी का ब्रिज का वो उन्होंने भूमि पूजन किया, आज तक उसके टेंडर नहीं निकले, आज तक उसका एक खंबे का काम नहीं खुदाई क्या शुरू हुआ है। सतीश जी, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, बिहार इलेक्शन को विजय दिलाने में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ रहा। देखिए, इस हालात में क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंपने देनी चाहिए? वो तो पार्टी का वरिष्ठ जो वर्किंग कमेटी उनका डिसीजन होता है, किसको कमान सौंपे किसको नहीं सौंपे, वो तो उनके हाथ में है। आज भी राहुल गांधी हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। आज भी राहुल गांधी पार्टी के स्टार कैंपेनर है, आज भी उन्होंने प्रचार किया है, आज भी कमान राहुल गांधी के हाथ में। अब वो जो टेक्निकल मुद्दे होते हैं कि पार्टी का चुनाव हो फिर उसको सौंपे, वो वर्किंग कमेटी के हाथ में होता है। लेकिन लोगों की ये भावना है कि भी यंग लीडरशिप अगर सामने आती है, यंग लोग अगर सामने आते हैं तो उससे कांग्रेस को और बूस्टअप मिले। ये थे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी साहब, जो कि बोल रहे थे अधिकतर जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, उन सवालिया निशान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हटाकर पूरे जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, कांग्रेस कहीं ना कहीं हर जगह अपना कब्जा जमाएगी और फिर से वो दिन वापस आएगी जो कि हितों पर बात करती थी। कैमरामैन आबिद खान के साथ टाइम न्यूज सलीम रमन, नागपुर।